अब देखो उपसर्ग से संबंधित जो प्रश्न है वो किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं आपको। जैसे मान लो कोई भी उपसर्ग दे दिया, XYZ एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे अनु उपसर्ग दे दिया और पूछ ले अनु उपसर्ग के योग से बना शब्द है या नहीं है। पहला प्रश्न, कोई भी, हम अनु का एग्जांपल ले रहे, कोई भी दे सकता है। जैसे मान लो दे दिया अपने को अनुसार, अनुचर, अनुपजाऊ और अन्वेषण, और पूछ ले निम्न में से किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। साफ साफ दिखाई दे रहा है, कौन सा उत्तर है? कौन सा होगा? हाँ, अब यहां अपन देख कर जाए कि भाई पहले लागे जो को उपसर्ग पाछा लागे जो को पढ़ते, आम भी कोई पढ़वा की चीज थोड़ी है ना। अनु, अनु, अनु और अन ऐसे करके आएंगे, ठीक है। लेकिन उपसर्ग पूछे, देखो समय ले लेना प्रश्न में, उपसर्ग पूछे तो शब्द को तोड़ना जरूर आपको। जैसे इसको तोड़े तो अनु जोड़ सार, अनु जोड़ चर, अनु जोड़ पजाऊ करे क्या? अगर अनु करेंगे तो क्या हो जाएगा? अनु जोड़ पजाऊ, ठीक है। लेकिन अनुपजाऊ किसे कहते हैं? अन्न जोड़ उपजाऊ को कहते हैं। किसको कहते हैं? अन्न जोड़ उपजाऊ। जो उपजाऊ नहीं होता उसे अनुपजाऊ कहते हैं। तो अन्न जोड़ उपजाऊ से बना हुआ है। और अन्वेषण, यहां गुण यण संधि कर देंगे, अनु जोड़ ऐषण। अब टुकड़े कर लिए, टुकड़े करते ही पता चल गया अनु, अनु, अनु और यहां अन्न। तो अन उपसर्ग का, अनु उपसर्ग का प्रयोग कहां नहीं हुआ? इसमें नहीं हुआ। अगर इसी विकल्प के साथ ऐसे दे दे कि अन उपसर्ग किस विकल्प में प्रयुक्त हुआ है, अन उपसर्ग का प्रयोग भी सामान्य तौर पर अपन देखते हैं तो इनमें अनु, अनु, अनु दिखाई देता है, अन यहां दिखाई देता है, इसको क्लिक करके आ जाते हैं, जबकि अन है किसमें? इसमें। तो उपसर्ग पूछ ले तो पहले शब्द को क्या करना है? आपको तोड़ना है, और टूटेगा जरूर, चाहे संधि से टूटे या संयोग से टूटे। संधि अपने को आई गई, इसीलिए उपसर्ग से पहले संधि करवाई जाती है कि ऐसे शब्दों को अपन आसानी से तोड़ लें। तोड़ने के बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी। दूसरा प्रश्न पूछ लिया जाता है किस विकल्प में, एक तो ये आ गया कोई भी उपसर्ग देकर उपसर्ग का चयन करवा लिया। दूसरा, किस विकल्प में एक से ज्यादा, दो से ज्यादा उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। जैसे मान लो शब्द आ गया व्यवहार, शब्द में कितने उपसर्ग हैं? व्यवहार शब्द में कितने उपसर्ग हैं? तो इसके पहले टुकड़े करने हैं अपने को, और टुकड़े कब तक करते रहो? जैसे वी जोड़ अवहार। अब अवहार रूढ़ शब्द है क्या? नहीं है, इसके टुकड़े हो सकते हैं क्या? अव जोड़ हार, हार के टुकड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो वी और अव ये क्या हो गए? दो उपसर्ग। जहां तक तोड़ते रहो, जब तक शब्द टूटता रहे वहां तक तोड़ते रहो, और ऐसे इंडेक्ट इसको किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है मूल उपसर्गों की संख्या। तो उत्तर हो जाएगा इसका निश्चित ही है क्या? 22। चौथा प्रश्न, निम्न में से मूल उपसर्ग है या नहीं है? जैसे पूछ लिया आत्म, स्व, सु और तद। निम्नलिखित में से किस विकल्प में मूल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अब ये प्रश्न कब कर पाएंगे अपन? जब अपने 22 याद होंगे। ये कंपलसरी है करना, और मेरी हार्दिक इच्छा होती है कि प्रश्न यहीं से पूछे, भीड़ छांटवा को प्रश्न वही है। ये प्रश्न थोड़ा वाइल्ड कर दे, जैसे
आत्मावलोकन, स्वतंत्र, स्वागत, तल्लीन। निम्न में से मूल उपसर्ग से बना शब्द है, तो अपन देखो उपसर्ग छांटना आता है, तोड़ करके शब्द निकाल लिए, आत्म, स्व, सु, तद, ये निकाल लिए, लेकिन फिर भी पर्सन सही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि 22 का पता नहीं है। ये प्रकृति हो गई 1 नंबर पर्सन, 2 नंबर पर्सन, 3 नंबर पर्सन, 4 नंबर पर्सन। 5वां प्रश्न पूछ लिया जाता है, एक ही उपसर्ग से बने एक से ज्यादा शब्द एक ही ऑप्शन में डाल दिए जाते हैं, और पूछ लिया जाता है किस विकल्प में सभी उपसर्ग मूल उपसर्ग हैं। अलग अलग से डाले तो ऐसे पूछ सकता है सभी उपसर्ग मूल उपसर्ग हैं, या फिर निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द में अनु उपसर्ग, वी उपसर्ग, आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो उन सभी शब्दों को टैली करना है। ठीक है। एक प्रश्न होता है कि होनी शब्द में निम्न में से कौन सा उपसर्ग लगाएं कि इसका विलोम शब्द बन जाए। निम्न में से कौन सा उपसर्ग लगाएं कि विलोम शब्द बन जाए। उपजाऊ शब्द में कौन सा लगाएं, मतलब विलोम शब्द के साथ टच करके पूछा जा सकता है। तो ये साधारण प्रश्न होता है, क्योंकि जो शब्द दिया होता है उसका आपको विलोम शब्द अगर आ रहा है तब तो कर दोगे, विलोम शब्द नहीं आ रहा है तो नहीं कर पाओगे। ये सामान्य सा प्रश्न है। जैसे जय शब्द के कौन सा उपसर्ग लगाएं कि इसका विलोम शब्द बन जाए। वी या परा, वी या परा। अब कोई विजय लगा रहा जाए, जय को विजय करया हुआ, लेकिन जय और विजय तो एक समानार्थी शब्द है, पराजय इसका अलग शब्द हो जाएगा। एक 6 प्रकार का प्रश्न होगा, 7वां प्रकार को प्रश्न आ जाए ना तो तारीख डॉलर लिख लो। हाँ, अनु की जगह अधि हो सके है, उ हो सके है, उप हो सके, लेकिन इन 6 के अलावा प्रश्न की प्रकृति कोई चेंज नहीं होगी। अगर 7वां प्रकार को आ जाए ना तो पेपर मेरे कर लिया जो गुरुजी थे तो 6 ही बताया, देखो 7वां यहाँ को प्रश्न आगो उपसर्ग को। ठीक है, पेपर लग गया पास देखो लेने देने क्यों कौन हुए है ना, पर मन बेरो पड़ जाए जना मैं 7 प्रकार का बतावा लाग जाऊं आगे। प्रश्न ही 6 प्रकार का बना, के अलावा कोई प्रश्न बने ही को नहीं, इसके अलावा प्रश्न की प्रकृति नहीं होती। और हम अगर प्रकृति जानकर जा रहे हैं ना, प्रश्न की प्रकृति जानकर जा रहे हैं, तो अपन वहां पर उस प्रकृति के अकॉर्डिंग अपना दिमाग चला सकते हैं। तैयारी सब करके जाते हैं, हम सब ने तैयारी करी है, लेकिन उन 3 घंटों में किसका दिमाग किस दिशा में चलता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन प्रश्न की प्रकृति को समझने में समस्या हो जाती है। अल्यो ओके आगो, ओके आगो जत्रई बस पाछे तो ऑप्शन ही कौन दिखे, देखने का सामर्थ्य ही नहीं है। जबकि कई बार क्या होता है, प्रश्न पढ़ लो, नहीं पता, कभी पढ़ा हुआ ही नहीं होता, लेकिन ऑप्शन पढ़ने से प्रश्न याद आ जाता है फिर। ठीक है, अब देखो उपसर्ग कहते किसे, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके मूल उपसर्ग में मूल शब्द में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी हैं? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। कौन कौन से? संस्कृत के, हिंदी के और विदेशी। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। उपसर्ग जिस भाषा का शब्द होता है ना, उसी भाषा का उपसर्ग जुड़ता है उसके साथ में। हिंदी में शब्द तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज 4 प्रकार के माने जाते हैं। तो तत्सम शब्द होते हैं कौन से? संस्कृत के समान, तो उनके उपसर्ग भी किसका जुड़ेगा? फिर आए तद्भव और देशज शब्द। तद्भव और देशज शब्द हिंदी के बने हुए शब्द हैं, तो उनमें उपसर्ग किसका जुड़ेगा? हिंदी का जुड़ेगा। फिर हिंदी में अपन कई विदेशी उपसर्ग शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली का। उनके साथ जो प्रत्यय उपसर्ग लगता है वो विदेशी उपसर्ग ही लगता है। जैसे मान लो लज्जा शब्द है, लज्जा तत्सम शब्द है। अब लज्जा से रहित शब्द की रचना करने के लिए ये तत्सम शब्द है, इसी के समानार्थी अरबी भाषा का शब्द आ जाता है शर्म। ठीक है, अब लज्जा का
विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाला या लज्जा से रहित बनाने के लिए अगर लज्जा शब्द है तो मूल उपसर्ग संस्कृत का लगाएंगे, निरुपसर्ग लगेगा और निर्लज्ज शब्द बन जाएगा। लेकिन शर्म भी इसी के समानार्थी शब्द है, इसके निरुपसर्ग नहीं लगा सकते, इसके तो अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग ही लगेंगे। कौन सा? बे। बे अरबी का उपसर्ग है, निर संस्कृत का उपसर्ग माना जाता है। ठीक है, तो जिस भाषा का शब्द होगा उसी भाषा के क्या लगेंगे? उपसर्ग लगेंगे। वे शब्दांश जो संस्कृत भाषा में शब्द के अर्थ में परिवर्तन करने के लिए शब्द से पहले जोड़े गए वे क्या कहलाए? संस्कृत के उपसर्ग, जिन्हें तत्सम उपसर्ग कहा जाता है। इनको पुनः दो भागों में बांट दिया गया, एक तो कौन से? मूल उपसर्ग, और एक कौन से? अन्य उपसर्ग। सारे तत्सम ही है, लेकिन मूल और अन्य, क्योंकि शब्द के अर्थ में परिवर्तन करने के लिए गोष्ठी सम्मेलन किए गए, उसमें यह निश्चय किया गया कि शब्द के पहले कोई शब्दांश जोड़कर हम अर्थ परिवर्तित कर सकते हैं। उस दिन निर्णय में कुल कितने उपसर्ग आए निकल करके? 22 उपसर्ग आए। 2-4 दिन बाद कोई आया और कहा गुरुजी वो तो भूल गया, आप, हाँ वो तो बनाएगा नहीं। ठीक है, ना बोले यार अब तू आयो, तेरे याद आयो, काल ना कोई और के याद ऐसी। मूल तो कितने रहने दो? 22 रहने दो। अब जैसे जैसे आवश्यकता हो वैसे वैसे उपसर्ग ग्रहण करते जाएंगे, लेकिन उन्हें किस में लेंगे? अन्य में ग्रहण कर लेंगे। हिंदी शब्दों के साथ जो उपसर्ग लगते हैं या हिंदी के तद्भव शब्दों के अर्थ में परिवर्तन करने के लिए जो उपसर्ग जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हिंदी के उपसर्ग या तद्भव उपसर्ग कह दिया जाता है। संख्या कोई निश्चित नहीं है। वैसे ही विदेशी शब्दों के अर्थ में परिवर्तन करने के लिए जो उपसर्ग लगाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? विदेशी उपसर्ग। अब जो संस्कृत के मूल उपसर्ग थे उन्हीं मूल उपसर्गों को हिंदी में भी मूल उपसर्गों के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अब समस्या होती है, यहां से प्रश्न आ जाए कि मूल कौन सा और अन्य कौन सा। तो देखो, इन मूल उपसर्गों को याद करना चाहिए अपने को। अब याद अगर कोई कहानी होती है तब तो अपन जल्दी से याद कर लेते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे वर्ण जो होते हैं वो याद नहीं हो पाते, क्योंकि कहानी में वाक्य होते हैं, वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए वो याद हो जाते हैं। और छोटे छोटे अक्षर अपने याद नहीं हो पाते, इसलिए किसी ना किसी तरीके से ही याद होंगे। मेरे भी सब शुरू में समस्या ही थी, नहीं हुई है याद। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नी, अधि, अति, अभि, अपि, सु, उद, प्रति, परि और उप। होगा 22। ये 22 उपसर्ग हैं जो मूल उपसर्गों की श्रेणी में शामिल किए गए। अब इनको याद कैसे करें? विद्यार्थी जीवन में मेरे भी काफी परेशानी रही। उस समय अलग अलग तरीके दिमाग में आते हैं। मैंने एक कविता बनाई इन पर। अरे कविता बना रहा, कविता मेरे तो याद होगी। सब्जेक्ट वालों को पढ़ाते हैं तो वो भी विषय के ज्ञाता होते हैं, इसलिए उनके भी याद होने में कोई समस्या नहीं। लेकिन रीट में और फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में पढ़ाते हैं तो साइंस वाले, हिस्ट्री वाले, पॉलिटिकल वाले अलग अलग बैठे रहते हैं। मैं कहा महाभारत कमी के जो कविता और ले आया, ठीक है, और फिर कविता में एक लाइन भी छूट जाए तो समस्या बड़ी हो जाए, 2 उपसर्ग जाए। हालांकि थोड़ी बहुत अब भी याद है मेरे, बनाई थारा ऊपर ही था न टारगेट कर रही। पर से बना प्रवीण, परा से पराकाष्ठा, अप से अपमान, सम से सम्मान, अनु से अनुग्रह, अव से अवसर, निस से निष्पाप, निर से निर्लज, दुर से दुस से दुस्साहस, दुर से दुर्भावना, ऐसे शब्द बने। अब देखो, प्रवीण बनाकर के तुम्हें, प्रवीण बनाकर के तुम्हें पराकाष्ठा तक पहुंचा दूंगा,
अपमान कोई कर ना सके, सम्मान वह दिलवा दूंगा। ज्ञान मिलसी प्रवीण होशो, प्रवीण होशो जना पराकाष्ठा पर पूछो, पराकाष्ठा पर पूछगार नंबर आगो जना कोई के औकात है थारो अपमान कर दे, नंबर आता ही तो क्या सी सम्मान ही सम्मान होसी। अनुग्रह मानोगे तो अवसर भी मिल जाएगा, निष्पाप रहो निर्लज्ज रहो दुस्साहस कोई करना पाएगा। आपके सामने बोलने का दुस्साहस होगा फिर किसी में, यू आर ए गेजेटेड ऑफिसर, ठीक है, पाच तो कोई बोलोगे ही बनी सामने, लेकिन एक एक पंक्ति में दो दो उपसर्ग आ रहा है। कविता बनार में भी यहाँ के है कि बेहोगा बालिस्टर बोलिया करता ना, पहले बैरिस्टर ने बालिस्टर बोलता, और पहले का अंग्रेजा का जमाना में जो को बैरिस्टर बन जाता वो ससु ऊंचो, क्योंकि ये बैरिस्ट्री करवाई जाता गांधी जी और, ठीक है। अब एक दिन संयोग से चले गए कहां पर, रेवासा धाम, जो अग्रपीठाधीश अग्रपीठ है रामावत संप्रदाय की, ठीक है ना। कहां है, दो ही है हिंदुस्तान में, दो ही है, एक तो गलताजी में और दूसरी रेवासा में। रेवासा पीठ का स्थापना किसने करी थी, हिस्ट्री वालों, कृष्ण दास प्यारी, वो तो गलताजी करी, अग्रदास के द्वारा की गई थी, इसीलिए इसे अग्रपीठ कहा जाता है। बड़े चलगा बा महाराज थोड़ा सा सानिध्य है वहां, संस्कृत बटू काफी समुदाय के लोग बैठे रहते। जन्म गयो मो गुरु जी मैं ही जाया हूं के क्लास में, बोलो तू क्या करो गया, हाँ जाया हूं यही, हाँ अपना तो उपसर्ग पूछेड़ा रटेड़ा 22 छठी क्लास में गयो। और अहंकार जो होता है ना वो नुकसानदेह होता है, मैं एकदम यहाँ उपसर्ग तैयार कर रहा हूँ, ये तो कोई नाना ही नहीं, चाहे छठी क्लास में जाकर पूछा क्या कि साहब उपसर्ग किसके आते हैं, बोलो आते हैं, किसे कहते हैं, बोलो वे शब्दांश जो शब्द से पहले जुड़ते हैं, वो कितने होते हैं मूल उपसर्ग, बोलो 22। वो कोई बताएगा कौन कौन से होते हैं, आपने जी 4 हाथ कौन खड़ा कर दिया, सका सा हाथ खड़ा कर दिया छठी क्लास का, सबने हाथ खड़ा कर दिया। भ्रम था मेरे, जिन बच्चों को रुद्री पूरी याद है वे उपसर्गा ने के समझे, अरे तेल का चूरमा ने बेरुजी के समझे, जना मो को बता रहा खड़े हो खड़े और घोष रूप रहे प्रा अपसम अनु अवनिस निर्दुष दुर्वी आनी अध्यति अपि भी सूद प्रतिपरियो खत्म कर। मैं सुन मागू ममगो यार अफा कतरी माथा पची कर रहा, ठीक है, 3 बार बुलायो 4 बार बुलायो और बाकी भी राग ने कॉपी करी, भी दिन में भी 3 बार आर बोलो, आस्ता ही कौन बोलो। इनके 2-2 ग्रुप बनाओ, प्रे प्रा अप अनु निस दूसरे वी आ नी, इनके 3 के वी आ अधि अभी सु प्रति और उप, बस खत्म बात। अब इनको बोलने का तरीका प्रे प्रा, सब बोलेंगे प्रे प्रा अप सम अनु अव निस नीर दुस दूर वी आनी अधि अति अभि अपि सु उद प्रति परि उप, अपनी उप बोलो। सारे बोलो, जोर से बोलो, लास्ट बार पूरी कोचिंग में सुनना चाहिए प्रे, पूरी कोचिंग ने सुनना चाहिए प्रे प्रा अप वी आनी अधि अति अभि अपि सु उद प्रति परि उप। एक दिन में 3 बार, एक दिन में कहता 3 बार, एक बार में 3 बार, एक बार शुरू कर तो 3 बार 2 ही मिनट लागनी है, और दिन में 3 बार 3 दिन तक लगातार पढ़ लीजिए और जिंदगी में कदे भूल जाओ तो मन याद कर लीजिए,
कदे कौन बोलोगे हैं? हाँ, डॉक्टर देखो 5 दिन की दवाई क्यों लिखा है, 7 दिन की दवाई क्यों लिखा है, 1 महीना की दवाई क्यों लिखा है? उसे पता है कि इस रोग को मिटाने के लिए 5 दिन दवा चलनी है, तो वो 5 डे लिखता है। और आप दवा लेते हो, दवा लेते ही हुशारी से आई, दूसरे दिन थोड़ा स्वस्थ रहा, तीसरे दिन दवाई ले वो छोड़ दिया, तो महीना भर पाछा वो रोग ओझू हो सके, क्योंकि वो कीटाणु पूरे मरते नहीं है। 5 दिन लेर पूरी छोड़ो जना, 20 साल की तो गई, 20 साल में तो ओझू है को नहीं भैया, 3 दिन दवाई पूरी लेनी है। एक आधा दिन में छोड़ दोगा ना जना, तो परीक्षा की टेम्पर भूल जाओगा, और बे भूलोगा जका परीक्षा में आवेगा। 20 भी याद हो रहा है, कोई कह 2 याद नहीं हो रहा है, को मतलब ओ है बे 2 ही परीक्षा में आना है, ठीक है। और 3 दिन तक लगातार बांच लोगा जना, कोई दिक्कत कौन हुआ। लिखो उपसर्ग। वे शब्दांश, वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में बांटा गया है। एक नंबर लगाकर लिखो संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, और विदेशी उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग में लिखो वे शब्दांश जिन्हें संस्कृत के शब्दों के अर्थ में, जिन्हें संस्कृत के शब्दों के अर्थ में परिवर्तन करने के लिए शब्द से पहले जोड़ा जाता है, उन्हें संस्कृत के उपसर्ग या तत्सम उपसर्ग कहा जाता है।
इन्हें पुनः दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 मूल उपसर्ग। मूल उपसर्ग वे उपसर्ग, इसी के सामने लिख लो, वे उपसर्ग, वे उपसर्ग जिन्हें शब्द के अर्थ में परिवर्तन करने के लिए सर्वप्रथम प्रयोग में लिया गया। सर्वप्रथम प्रयोग में लिया गया उन्हें मूल उपसर्ग कहा जाता है। मूल उपसर्ग कहा जाता है। मूल उपसर्गों की कुल संख्या मूल उपसर्गों की कुल संख्या 22 मानी जाती है। नोट लगाकर लिख लो, हिंदी में भी इन्हीं उपसर्गों को, हिंदी में भी इन्हीं उपसर्गों को मूल उपसर्ग के रूप में स्वीकार किया गया है। लिखो 1 नंबर प्रय उपसर्ग, इससे बनने वाले शब्द इसी के सामने लिख लो। प्रयोग, प्रपंच, प्रचार, प्रसार, प्रायोगिक, प्राचार्य, प्रामाणिक, प्रधान, अब देखो एक प्रश्न और भी बन सकता है अगर दोनों को, क्योंकि सिलेबस में ज्यादा चीजें दे रखी हैं और सारी चीजें आपकी कवर करना चाहे अगला, तो एक प्रश्न और पूछ सकता है किस विकल्प में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो यहां देखें प्रायोगिक और प्रामाणिक, इन दोनों में प्रत्यय भी है और उपसर्ग भी है, लेकिन यहां प्रा आ रहा है तो प्रय जोड़ योग जोड़ इक बना हुआ है, इसमें प्रय जोड़ आचार्य है और इसमें प्रय जोड़ मान जोड़ इक का प्रयोग किया गया है, तो उपसर्ग प्रय ही माना जाएगा। दूसरा आता है पराकाष्ठा, पराभव, पराक्रम। अब
इसी के साथ जैसे ये 3 शब्द दे दिए, ये मोस्टली माना जाता है और मोस्टली पर्सन भी आता है इसमें से, पराकाष्ठा, पराभव, पराक्रम, और एक शब्द और दे दिया जाता है पराधीन। क्या लिख दिया जाता है इसी के साथ? पराधीन। और फिर पूछा जाता है परा उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ? तो पराधीन में परा नहीं जुड़ा हुआ। ये तो क्या है? परा जोड़ काष्ठा, परा जोड़ भव, परा जोड़ क्रम, लेकिन पराधीन पर जोड़ अधीन होता है, जिस कारण वो परा बनता है। पराधीन किसे कहते हैं? जो दूसरे के अधीन होता है। तीसरा लिखो अपमान, अपयश, अपकीर्ति, अपंग, अपांग, अपकर्ष, सम, संयोग, संतुष्ट, संतोष, संस्कृत, संस्कार, संधि। ये सारे शब्द कल आपको संधि में मैंने लिखाए भी थे। सम उपसर्ग ही इसमें प्रयुक्त हो रहा है। अनु, अनु में सीधे उपसर्ग दे तो अनुसार, अनुचर, अनुगामी, अनुज। संधि से युक्त दे तो अन्वय, अन्विति, अन्वेषण। यह भी प्रश्न पूछने वाला उपसर्ग माना जाता है। इसमें अनु के साथ अनुपजाऊ वगैरह वाले शब्द, अनुत्तर शब्द, अनुदित शब्द ऐसे दे दिए जाते हैं। अवसर, अवगुण, अवमानना, अवहेलना, निसंकोच, निष्पाप, निश्चय, निश्चल, निःशुल्क, निस्तेज, निर से बनने वाले शब्द हो जाएंगे निर्लज्ज, निरवलंब, निराश्रित, निर्गमन, निरोग, नीरव, निरंध्र। अब निरोग, निरंध्र, नीरव के साथ नीरज और दे देते हैं और पूछ लेते हैं किसमें उपसर्ग नहीं है, तो नीरज में प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं होगा। दुशासन, दुष्प्रभाव, दुष्परिणाम, दुश्चिंत, दुष्कर्म,
दुर्दिन, दुरवस्था, दुर्गुण, दुर्भावना, दुर्भिक्ष, दुरम्य, दुराज। अब देखो जितने भी शब्द हमने लिखे यहां से लेकर यहां तक, इन सारे शब्दों में अगर संधि पूछता है तो कौन सी करनी है? कोई भी शब्द है इनमें अगर संधि पूछेगा तो विसर्ग संधि करेंगे, लेकिन उपसर्ग अगर पूछता है तो इसमें निस, इस लाइन में निर, इसमें दुस और इस लाइन में दुर करेंगे। इसमें और इसमें तो रुत्व हो जाएगी, इसमें और इसमें सत्व विसर्ग संधि मानी जाएगी। अगर ये नहीं दे रखे हैं तो इनकी जगह नी ही, और ये नहीं दे रखे हैं तो इनकी जगह दो का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में? अगर उपसर्ग नहीं दिया हुआ है तो, वैसे नहीं करेंगे। उतार लिए क्या? नीचे से ऊपर वाला दुस्शासन, दुष्प्रभाव, दुष्परिणाम, दुश्चिंत, दु जोड़ चिंता बराबर दुश्चिंत, दुष्कर्म, दुष्कर्म। इसके बाद है दुर उपसर्ग में दुर्दिन, दुरावस्था, दुरावस्था नहीं होता, शुद्ध क्या होगा? दुरावस्था होगा। दुर्गुण, दुर्भावना, दुर्भिक्ष, दुरम्य और दुराज। अगला लिखो वी। वियोग, विदेश, विचार, वीक्षक, व्यूह, व्यापक, व्याकरण, व्याप्त, आ को आंग के रूप में भी संस्कृत में पढ़ते हैं। आकंठ, आजीवन, आमरण, आपाद मस्तक, आजानु बाहु, आसेतु हिमाचल, नी, नियम, निवास, निगम, निवेश, निरोध, न्याय, न्यून, न्यस्त, है
आ सेतु हिमाचल, हिमाचल से लेकर सेतुबंध तक। आ जानू बाहू, बाहू से लेकर जानू तक। अब जानू किने गए? जानू मतलब घुटना बोले तो गोड्डा, कौन बोलो? हाँ, मतलब जिसकी भुजाएं घुटनों तक फैली हुई हैं। अगर समास आता है तो यह बहुब्रीहि और अव्ययी भाव समास का उदाहरण माना जाता है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक फैली हुई होती हो। सामान्य व्यक्ति की भुजाएं जंघाओं तक होती हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा जिसकी भुजाएं घुटनों तक फैली हो, उसे क्या कहेंगे? आजानु बाहु कहा जाता है या आजानु भुज कह दिया जाता है। राम के बारे में उल्लेख मिलता है कि उनकी भुजाएं जो है घुटनों तक फैली हुई थी। राम की भुजाएं जो हैं वो घुटनों तक फैली हुई थी, तो वह जिसकी भुजाएं घुटनों तक फैली हैं, अर्थात राम में रूढ़ होने के कारण तो बहुब्रीहि और उपसर्ग का प्रयोग होने के कारण अव्ययी भाव इसमें माना जाता है। अधि, अधिकार, अधिनियम, अधिशेष, अध्यक्ष, अध्याय, अध्ययधीन, अध्यापक, अधीक्षक, अति, अतिशय, अतिरिक्त, अतीत, अतीव। अब अतीत और अतीव में भी दीर्घ संधि हो गई, अति जोड़ इत, इस कारण ई की मात्रा क्या हो गई? बड़ी। अति जोड़ इव, अतीव। अत्यंत, अत्याचार, अत्यावश्यक, अत्यल्प, अधिजोड़ आय, यण संधि आय। अभी, अभिमान, अभिधान, अभिसार, अभियुक्त, अभ्यागत, अभ्यर्थी, अभ्यास, अभीप्सा, अभिधान का अर्थ क्या होता है? एक प्रश्न पूछा हुआ आपके फर्स्ट ग्रेड में ही, सुंदर मन है, सुंदर तन है, सुंदर है अभिधान। अभिधान का अर्थ होगा वस्त्र, पहनावा, गांव, नाम। क्या होगा? नाम। यही तो गलत हो हिंदी में, और हो क्या? जो दिखता है वो होता नहीं है। अभिधान का अर्थ क्या होता है? नाम। अभिसार का अर्थ क्या होता है? अभिसार। वाक्यांश के लिए एक शब्द भी है क्या आपके? है ना? है शायद मेरा हिसाब से। अरे है को नहीं? संधि, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शुद्धि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द और पारिभाषिक शब्दावली, यही तो टॉपिक है कि सिलेबस?
ले बंदे जी जी ए जी नए वाला है क्या? हाँ, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, भिन्नार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि। वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं है। अनेकार्थ शब्द हैं। अनेकार्थ शब्द तो पर्यायवाची, एजेटिव पर्यायवाची। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द जो हैं वो जो सुनने में एक जैसे लगे और अर्थ अलग अलग हो, जैसे अंश और अंश। जैसे मान लो आ गया अंश, इसका मतलब तो हिस्सा या भाग। अंश, कंधा, परीक्षा, परख, परीक्षा, कीचड़, अक्ष या अक्षी, आंख, अक्षी, आंख वाली। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न है ये। हाँ, युग्म शब्द जिन्हें कहा जाता है। अभिसार का मतलब होता है छुपकर मिलना। अभिसार किसे कहते हैं? छुपकर मिलना। पिछली बार आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द भी सिलेबस में था और पूछ लिया गया वाक्यांश के लिए एक शब्द में निशाभिसारिका। नायिकाओं का भेद होता है, एक तो होती है द्विवाभिसारिका, एक होती है निशाभिसारिका, एक होती है अमाभिसारिका, एक होती है शुक्लाभिसारिका। तो द्विवाभिसारिका का अर्थ होता है वह महिला या वह नायिका जो दिन में अपने प्रियतम से छुपकर मिलने जाती है, वो तो क्या कहलाती है? द्विवाभिसारिका। निशाभिसारिका रात्रि में छुपकर मिलने जाने वाली महिला, निशाभिसारिका। अमाभिसारिका अंधेरी रात में प्रियतम से मिलने जाने वाली नायिका, अमाभिसारिका अमावस्या से बना है। और शुक्लाभिसारिका चांदनी रात में मिलने के लिए जाने वाली नायिका के रूप में। तो अभिसार का अर्थ होता है मिलना या छुपकर मिलना। अपी, अपीहित मतलब ढका हुआ। अपीधान मतलब ढक्कन। सु, सुपुत्र, सुमार्ग, सुफल, सुशील, स्वागत, स्वच्छ, स्वल्प। अब कोई भी शब्द अगर स्व, स्वा, स्वे से शुरू हो रहा है और अगर अपना, अपनी, अपने का अर्थ दे रहा है तो उसमें सु उपसर्ग कभी नहीं होगा। जैसे दे दिया स्वागत, स्वच्छ, स्वल्प और स्वाधीन, तो स्वा से ही शुरू हो रहे हैं सारे। लेकिन स्वाधीन का अर्थ क्या होता है? अपना, अपने अधीन। तो अपना अर्थ आ गया, वहां स्व उपसर्ग करेंगे, और जहां अपना अर्थ नहीं आता है वहां सु उपसर्ग किया जाएगा, जो यण संधि का नियम है, आपको बताया हुआ है। उद, अब देखो यहां उपसर्ग जो है वो कौन सा माना जाता है? मूल उद माना जाता है। इसलिए उत को सही नहीं करके किसको सही करते हैं? उत को सही करते हैं। हिंदी में इसे उत के रूप में भी स्वीकार करते हैं कुछ विद्वान। तो दोनों में से कोई भी हो, उसी का चयन करना है। उत्कोच, उद्धार, उद्भव, उल्लेख, उल्लंघन, उत्तीर्ण, उच्छिष्ट, उत्शृंखल, उच्छ्वास।
दो ही, अपिहित और अभिधान। अपिहित का मतलब ढका हुआ, अभिधान का मतलब ढक्कन। अपिहित ढका हुआ, अभिधान ढक्कन। प्रति, प्रतिदिन, प्रतिशत, प्रत्यक्ष, प्रत्युत्तर, प्रत्याहार, प्रतीक, प्रत्याशा, प्रत्यारोप, प्रतीत, परि, परिक्रमण, परिभ्रमण, परिणाम, पर्याय, पर्यावरण, पर्यंक, उप, उपयोग, उपभोग, उपमान, उपप्राचार्य, उपायुक्त, अगर सीधी संधि करें तो सांग जोड़ उपांग, सांग जोड़ उपांग। अब सांग की संधि करेंगे तो सह जोड़ अंग, उपांग की संधि करेंगे तो उप जोड़ अंग। उतार लिए क्या? लिखो संस्कृत के अन्य उपसर्ग। सीट आपको उपसर्ग, प्रत्यय और संधि तीनों की मिली है ना? अगर उपसर्ग, प्रत्यय और संधि पढ़ करके सीट पढ़ लोगे ना तो इन तीनों से कोई भी प्रश्न आएगा आपका गलत नहीं होगा, चाहे वो ऑप्शनल सब्जेक्ट में है चाहे जीके में। ठीक है, हो सके जहां तक प्रश्न आपके सीट में से ही आ जाएगा। लेकिन कभी भी कोई कंपटीशन की एग्जाम तैयारी करनी हो तो कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप की तरफ नहीं जाना चाहिए। थ्योरी अगर पढ़ करके जाते हो तो शब्द में के परिवर्तन होते हैं प्रश्न में तो आपका उत्तर सही हो जाता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ करके जाते हो तो थोड़ा सा भी चेंज किया और उत्तर गलत हो जाता है। लिखो संस्कृत के अन्य उपसर्ग। संस्कृत के अन्य उपसर्ग। इसमें लिखो वे शब्दांश जो मूल उपसर्गों के अलावा तत्सम शब्दों के अर्थ में, वे शब्दांश जो मूल उपसर्गों के अलावा तत्सम शब्दों के अर्थ में
परिवर्तन करने के लिए शब्द से पहले जोड़े जाते हैं, शब्द से पहले जोड़े जाते हैं, उन्हें इस श्रेणी में शामिल किया जाता है। उन्हें इस श्रेणी में शामिल किया जाता है। जैसे मान लो शब्द आ गया स्व, स्व का अर्थ क्या होगा? अपना। जैसे शब्द है स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वेच्छा, स्वैच्छिक, स्वार्थ, स्वाध्याय, पर। पर का अर्थ क्या होगा? दूसरा। परा उपसर्ग वालों के साथ ही दे दिया जाता है पराधीन, परतंत्र, पराश्रित, परार्थ, परदेश, अंतः या अंतर। अब एक शब्द तो आता है अंतरराष्ट्रीय, और एक शब्द आता है अंतरराष्ट्रीय। वर्तनी की दृष्टि से अगर शब्द पूछे जाते हैं तो कौन सा शब्द शुद्ध माना जाएगा? मान लो प्रश्न आ गया वर्तनी वाला और पूछ ले अंतरराष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय में कौन सा शुद्ध है? कौन सा? दोनों ही शुद्ध है, दोनों ही क्या माने जाएंगे? शुद्ध माने जाएंगे। कल परसों की क्लास में मैंने बताया भी था शायद आप लोगों को, सब्जेक्ट वाली में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है अंतर और एक उपसर्ग होता है अंतर। इसका अर्थ तो होता है के बीच और इसका अर्थ होता है के अंदर। रे आधा है उसका अर्थ तो होगा के अंदर और रे पूरा है उसका अर्थ होगा के बीच। अब अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही शुद्ध हो गए। अंतरराष्ट्रीय का मतलब तो हो गया राष्ट्र के अंदर और अंतरराष्ट्रीय का मतलब क्या हो गया? राष्ट्रों के बीच। पत्र लिखे हैं कभी? कद्दे को लिखा? क्यों नहीं लिखे? लिखे थे। हाँ, तो प्रार्थना की बात करूं मैं, और कौन सा पत्र की बात करूं? प्रार्थना पत्रों की बात कर रहा हूं। ठीक है, पत्र प्रार्थना पत्र भी हो सकते हैं या अपने शुभ चिंतक के द्वारा जो पत्र लिखे जाते हैं वो भी हो सकते हैं। पत्र तीन प्रकार के अपने डाकघर में आते हैं। एक तो आता लिफाफा, आता है ना, एक आता था अंतरदेशी, देखे डोगे यहाँ को सातो एक। ठीक है, और एक आता है पोस्ट कार्ड। ये तीन पत्र प्रचलन में थे। ठीक है, ये अंतरदेशी पत्र दो तरीके का आता था।
एक तो हल्का नीला और एक गहरा नीला। जो विदेश से पत्र आता था वो कैसा आता था? गहरा नीला। ठीक है, अब कई यहाँ उगचुक और देखे देखेड़ा ही कोई ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन देखेड़ोगे सको? कोई है ऐसा जिसका नहीं देखा हुआ? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखते थे और उस समय वो टीवी चलता था, उस पर कौन सा चैनल आता था? दूरदर्शन DD1 आता था, सबको याद है। एक 18 ताड़ियों को एंटीनो या कर तो वो भी याद है के कई बार जी दीतवार ने शाम की 4 बजे फिल्म आती अच्छी सी, और वो दीतवार ने 4 बजे की फिल्म की टेम पर झिरमिर झिरमिर करवा लाग जाता जन छोट के भाई ने छात पर भी जड़ो भी याद आवे के खुद जंगला में बैठ जाती बिन बेचारा तावड़ा की लाए में भेजती, और जी वो सांप हाथों बिन घुमाता और कहता के कहता आगो। याद आवे के भी कमाने एक बजाज चेतक स्कूटर को हेड भी आया कर तो हमारा बजाज आयो याद, डाबर लाल दंत मंजन को हेड आतो कहानी सी। ठीक है, याद आयो को नयो एक मतलब आज का को नहीं थे। ये बात भी टेम की है जी, टेम पर पत्थर चालिया करता। हल्के नीले वाले पर, और गहरा नीला जो होता था उस पर लिखा होता था अंतर्देशीय पत्र। अब पत्रों की संख्या उस समय ज्यादा थी, मोबाइल फोन का प्रचलन इतना ज्यादा नहीं था, पत्र ज्यादा आते। अब ये माइनर सा पढ़ने में दिक्कत होती है, बस माइनर ही तो अंतर है। तो डाकिया बेचारा कितनों की छटनी करता, इसलिए इसके कलर में अंतर हो गया। जो अंतर्देशीय लिखा होता था वो हल्के नीले रंग का होता था, वो केवल भारत में ही जाता था, और अंतर्देशीय जिस पर लिखा होता था वो गहरे नीले रंग का होता था, जो विदेश भी जा सकता था। ठीक है, बाहर दूसरे देश से। तो दो देशों के बीच या देशों के बीच अंतर्देशीय, और देश के अंदर मतलब अंतर्देशीय। अब भी प्रचलन में है पत्र। अगर फिर भी किसी को विश्वास नहीं हो, मान लो भूल चूक याद नहीं आवे, तो डाकघर में जाजो घूमता फिरता और बड़जार कीजिए अंकल जी अंतर्देशी दो जन वो था अड़का नीलाड़ो का आर्डर देसी, अड़का नीलाड़ो का आर्डर काट देता है अंतर्देशीय, वो लिख लियो, देख लियो ना थे प्रमाणित हो, प्रमाणित तो यहाँ पर वो तो ऑटो पकड़ाओ 12 भेज वालो दो, वो कौन सा है? अब 12 भेज वालो वो गहरा नीला रंग को दे, शीर भी के ऊपर अंतर्देशीय अहिया लिखेड़ो सी, दोनों प्रमाणित होगा, पर रुपया लग जाए 12 भेज वाला का लेता ही, वो भी ऑटो पकड़ा दो। लो बोलो मैं तो भूल गई, बोले के भूल गई भाई? जा बोलो भाई मेरे तो फोन की याद ही कौन रही, फोन ही कर लिया मैं तो, रखो तारो कागज थार। ठीक है ना? तो अंतर का मतलब के अंदर और अंतर का मतलब के बीच होता है, तो दोनों ही शब्द शुद्ध माने जाएंगे। अंतर उपसर्ग के साथ लिख लो, अंतरराष्ट्रीय, अंतर्गत, अंतरात्मा, अंतर्देशीय, अंतरजातीय, इसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय, अंतरदेशीय, अंतरजातीय, सत, सत्संग, सत्कार, सद्भावना, सदुपदेश, सदाशय, सद्गुरु, तद, तल्लीन, तत्पर, तत्क्षण, तत्काल, तज्ज्ञान, तद्धित, अहित, असत्य, अविवेक, अज्ञान,
अन अनुचित अनावश्यक अनाहूत अनुपजाऊ अनृत अनिश्वर, इसमें लिख लेना ऊपर वाले में अनस्वर, पुनर्जन्म पुनर्गणना पुनरावृत्ति पुनरावलोकन पुरस पुरस्कार पुरस्कृत पुरस्कर्ता तिरस्कार तिरस्कृत तिरस्कर्ता। समझ में आयो कि कुछ बार अपवाद क्यों लिखा है आप? कै के साथ विसर्ग और प्लस के बाद सॉरी आ के साथ विसर्ग और प्लस के बाद कै खे पे होते हैं तो केवल प्लस का लोप करते थे, लेकिन अपवाद में हमने पुरस्कार तिरस्कार ऐसे शब्द लिखे। क्यों लिखे वो? क्योंकि इनका मूल उपसर्ग रूप क्या होता है? पुरस और तिरस माना जाता है। इति इत्यादि इतिहास और इतिश्री लिखो। हिंदी के उपसर्ग हिंदी के उपसर्ग इसमें लिखो वे शब्दांश जो हिंदी के तद्भव शब्दों से पहले जुड़कर तद्भव शब्दों से पहले जुड़कर, तद्भव के साथ देशज भी आ जाएंगे इसी में, मूल शब्द के अर्थ में वे शब्दांश जो हिंदी के तद्भव शब्दों से पहले जुड़कर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विकार ला देते हैं, उन्हें इस श्रेणी में शामिल किया जाता है। इन उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। इन उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। जैसे दू,
दोपहरी, दुधारी, दुनाली, दुपट्टा, दुपहिया। अब देखो ये शब्द भी समश्रुत भिन्नार्थक में पूछ लिए जाते हैं। एक तो आ गया दुधारी और एक आ गया दुधारी। दुधारी और दुधारी इसके टुकड़े करेंगे तो दू जोड़ धारी से बना हुआ है, मतलब दो धार वाली जो तलवार होती है उसे क्या कहा जाता है? दुधारी कहा जाता है। और दुधारी का मतलब दूध जोड़ आरी से बना हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा दूध वाली। बोलते हैं ना ये दुधारी गाय है, दूध जोड़ आरी। अब हमें कैसे पता चले कि दू करें या दूध करें? तो इसमें ऊ की मात्रा बड़ी आएगी, इसमें ऊ की मात्रा छोटी आएगी। ती का मतलब तीन, तिराहा, तिबारा, तिपाया, तिरंगा, तिपहिया, चौराहा, चौपड़, चौसठ, चौबारा, चौपहिया, पचमेल, पचकूटा, पचमणि, पचरंगा, अवसर, अवतार, औचक। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। इनके साथ कौन कौन से शब्द दे दिए जाते हैं? जैसे औदार्य, औपम्य, औपल, औरत, औलाद। ये शब्द भी इन्हीं में से मिलाकर दे देते हैं और पूछ लेते हैं किसमें औ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो औ उपसर्ग वाले अवसर, औचक, औतार ये शब्द तो औ उपसर्ग है। इसमें उदार के साथ यह प्रत्यय लगा है, इसमें उपमा के साथ यह प्रत्यय लगा है, इसमें उपल के साथ ए प्रत्यय है। ये दोनों रूढ़ अरबी भाषा के शब्द माने जाते हैं, इसलिए इनमें औ उपसर्ग नहीं है। दिखते औ से के साथ से हैं, लेकिन इनमें औ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अध, अधजला, अधपका, अधखिला, अधमरा। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में हिंदी का तद्भव उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? जैसे अनुपजाऊ, सरिध है, सशर्त और अधमरा। तो स अनुपजाऊ वाले तो किसके हो गए? संस्कृत के हो गए, और ये क्या हो गया? हिंदी का हो गया। ऐसे ही कई बार विदेशी उपसर्ग, जैसे मूल उपसर्ग पूछे, मूल का चयन करो, मूल की जगह हिंदी का चयन करवा ले, हिंदी की जगह अन्य उपसर्ग का चयन करवा ले, अन्य उपसर्ग की जगह इसका क्या नाम, विदेशी उपसर्ग का चयन आपसे करवा सकता है। इसी प्रकार आ जाए भार, भारसक,
भरपूर, भरमार, भरपेट, नी मूल उपसर्गों में भी आता है और हिंदी के तद्भव उपसर्गों में भी आता है। मूल उपसर्ग में नी जुड़ा हुआ होगा, उसका अर्थ होता है विशेष या बड़ा, और हिंदी के तद्भव उपसर्गों में नी उपसर्ग जुड़ा हुआ होगा, उसका अर्थ होगा हीन या रहित। निडर, निहत्था, निकम्मा, निगोड़ा, बिना गोड़ के, मतलब पैर। गोड़ कहते हैं किसको? पैरों को कहा जाता है। जो बिना पैर का होता है उसे क्या कहेंगे? निगोड़ा कहा जाता है। लिखो विदेशी उपसर्ग। इसमें लिखो वे शब्दांश जो हिंदी में प्रयुक्त विदेशी शब्दों के अर्थ में वे शब्दांश जो हिंदी में प्रयुक्त विदेशी शब्दों के अर्थ में परिवर्तन करने के लिए शब्द से पहले जोड़े जाते हैं, शब्द से पहले जोड़े जाते हैं, उन्हें इस श्रेणी में शामिल किया जाता है। उन्हें इस श्रेणी में शामिल किया जाता है। जैसे बे का अर्थ होता है रहित, बेइज्जत, बेरहम, बेदर्द, बेवफा, बेहया, बेशर्म, बा का अर्थ होता है सहित, बाइज्जत, बाकायदा, बाअदब, बामुलाइजा, खुश। खुश का अर्थ होता है अच्छा, खुश नसीब, खुशहाल,
खुशकिस्मत, खुश मिजाज, खुशबू, बद, बद का अर्थ होता है बुरा, बदहाल, बदकिस्मत, बदतमीज, बदबू, हर, हर का मतलब होता है सभी, हर दिन, हर वक्त, हर हाल, हर दिल, हर दम, हम का अर्थ होता है साथ, जैसे हम सफर, हमराह, हम जोली, हम उम्र, हम वतन, हम राज, ना, ना का अर्थ होता है नहीं, नालायक, नाजायज, नामर्द, नामुराद, नासमझ, नापसंद, ला, ला का अर्थ भी होता है नहीं, लापता, लाइलाज, लावारिस, लापरवाह, लाजवाब, नेक, नेक का अर्थ होता है अच्छा, नेक दिल, नेक राह, नेक नियत, गैर का मतलब होता है रहित या दूसरा, गैर हाजिर, गैर वतन, गैर मर्द, गैर औरत, इसी प्रकार कुछ अंग्रेजी के शब्द भी आ जाते हैं, जैसे सब, सब का अर्थ होता है उप, सब इंस्पेक्टर, सब स्टेशन, सब रजिस्ट्रार, हेड, हेड का मतलब होता है मुख्य, जैसे हेड ऑफिस, हेड क्लर्क,
हेडमास्टर, वाइस, वाइस का अर्थ भी होता है उप, जैसे वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, वाइस कैप्टन,